जबकि सेशन चले तो अपनी सीट पर बने रहें, ये गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। हम इस सेशन की औपचारिक शुरुआत करते हैं। मैं कार्तिक जी से कहूंगा, कार्तिक जी 2 शब्द थैंक यू के, ग्रीटिंग्स के। मैं आईटीवी नेटवर्क की तरफ से पीयूष गोयल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप समय निकाल के आ सके। मैं जानता हूं कि आपकी काफी व्यस्तता थी कल 4 साल पूरे होने में, तो मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। पीयूष जी, आप मतलब मैं आपको लंबे समय से राजनीति में देख रहा हूं, आपका लंबा एक राजनीतिक संघर्ष रहा है। आपके पिताजी मेरे सबसे प्रिय लोगों में से थे और मैं तो आपको बहुत लंबे वक्त से जानता हूं, लेकिन अब जो आप में निखार आया है मंत्री बनने के बाद और पार्टी की जिम्मेदारी संभालने के बाद, वो थोड़ा वो बड़ा है, बदला हुआ है और एक नए परिवेश में है। और मैं इस चेंज पीयूष गोयल को देख रहा हूं और देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सिर्फ आपसे पहला सवाल ये करूंगा, क्योंकि आप वित्त मंत्रालय भी संभाल रहे हैं अरुण जेटली जी के अस्वस्थ होने के कारण। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 4 साल में हमारी इकोनॉमी कहां खड़ी है, हम क्या इसके हाई पॉइंट्स बोल सकते हैं? जिस प्रकार से 2014 में भारत में सरकार बदली, उस समय जो आर्थिक व्यवस्था थी, जिस प्रकार का महंगाई का दृश्य, ब्याज के दर महंगे ज्यादा होना, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, जो ट्विन डेफिसिट चैलेंजेस माने जाते हैं, उसमें देश जूझ रहा था और एक प्रकार से लड़खड़ाती हुई इकोनॉमी, जो विकास का दर है वो घट के 4-4.5% पे आ गया था। ऐसे माहौल में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कमान संभाली, तब उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारे तकलीफें दिखती थी। मैं समझता हूं उस समय ये भी एक समस्या थी सब देश के सामने के बैंकों में असली पिक्चर देश और दुनिया के सामने आई नहीं है। सभी बैंकों में बैलेंस शीट बड़ी अच्छी दिख रही थी, लेकिन वास्तव स्थिति बहुत खराब थी। असली पिक्चर देश के सामने आ नहीं रहा था, जिसमें आपके न्यूज एक्स चैनल ने भी बहुत गहराई से रिसर्च करके एक पूरा कैंपेन चला के जनता और देश को बताया कि किस प्रकार की समस्याएं थी। इन सब से प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी और ज्यादा निर्णायक नेतृत्व दिखा के जिस प्रकार से उन्होंने 4 वर्षों में देश का पूरा चित्र बदला। आज महंगाई भी नियंत्रण में है, ब्याज के दर भी कम हुए हैं, हमें लाभ मिला कि पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल की कीमतें कम रही, तो उसका लाभ भी कैसे जनता तक पहुंचे, उसका हर पैसा सदुपयोग होकर जनता की सेवा में लगे, इस पे भी साथ ही साथ ध्यान दिया गया। कामगारों को, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, शोषित वंचित परिवारों के लिए, सबके लिए अलग अलग योजनाओं द्वारा कैसे जीवन में बदलाव आए, परिवर्तन आए, उस पर भी पूरा फोकस रहा। और साथ ही साथ मैं समझता हूं आज एक आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत रूप से देश के समक्ष है। बैंकों की समस्या को हमने ईमानदार व्यवस्था लाके पूरी तरीके से राजनीति से दूर किया और जो असली पिक्चर है वो देश के समक्ष रख के अब बैंकों में गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी, ये बजवर्ड से काम चल रहे हैं। इसी प्रिंसिपल, इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां आज फिर उभरी हैं विश्व में। तेल की कीमतें फिर एक बार $80 के करीब हो गई है और हो सकता है कि और भी बढ़ जाए आगे आने वाले दिनों में। तो उसकी जो इम्पैक्ट देश के ऊपर हुआ है उसको भी हमें अभी मैनेज करना पड़ेगा, उसके लिए भी आगे का रास्ता तय करना पड़ेगा। तो ये आर्थिक व्यवस्था में सुधार छलांग बहुत बड़ी मिली है, लेकिन आगे की चुनौतियों के लिए भी हम तैयार हैं। आप चुनौतियों के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं एक शब्द की तरफ आपका ध्यान लाना चाहूंगा। 4 साल पहले एक शब्द था, अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो क्या आपको लगता है 4 साल के इंडिकेटर्स को देखने के बाद कि वो अच्छे दिन आ गए? मैं समझता हूं जब हमारी सरकार आई तब बड़े स्पष्ट रूप में प्रधानमंत्री जी और सरकार की नीयत हमने देश के सामने रखी थी। हमने कहा था ये सरकार कुछ मूल सिद्धांतों पे चलेगी
और उन मूल सिद्धांतों में सबसे बड़ी बात थी कि हमें एक देश में ईमानदार व्यवस्था स्थापित करनी है, जो कई वर्षों से इस देश की मांग थी, जनता की मांग थी और खास तौर पे युवा युवतियों की, युवा वर्ग की मांग थी। जब वो स्थापित करने का फैसला लिया गया, उसमें यह था कि जो इसमें से बचत होगी, जो देश में एक नई क्रांति होगी, उसका लाभ भी जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, समाज में अंतिम छोर पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको पहुंचे। ये इस सरकार का सोचने का ढंग होगा, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के रूप में देश और दुनिया को समर्पित किया था। और प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले दिन ही देश को बताया था कि ये सरकार गरीबों की सरकार होगी, ये किसानों की सरकार होगी, ये शोषित वंचित परिवार जो कई वर्षों से मार्जिनलाइज रहे, जिनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उनकी सरकार रहेगी। और मैं समझता हूं इस सरकार ने 4 वर्ष एक तरफ ईमानदार व्यवस्था, दूसरी तरफ उस ईमानदार व्यवस्था का लाभ सबसे ज्यादा गांव और गरीब तक पहुंचे, इस पे काम किया। स्वाभाविक है, इसमें एक वर्ग ऐसा है जो सालों साल अपने आप को प्रिविलेजेस से संभालता था, उसको लगता था कि मेरा एक अधिकार है कि मुझे बाकियों से अलग ट्रीट किया जाए। एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग था जो पहले बिलीव ही नहीं करता था कि टैक्स देना भी एक हमारा कर्तव्य है। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो सोचता था कि सरकारी बेनिफिट्स हमें मिले, बाकियों को मिले ना मिले, लेकिन उसका अधिकार हमारे पास ही है। वो सब चीजें जो बिचौलियों का काम होता था, जो लाइजन का काम करते थे, जो मिडलमैन का काम करते थे, आपको याद है कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब 1 रुपया दिल्ली से निकलता है, वो पहुंचते पहुंचते 15 पैसा रह जाता है जनता की जेब में। ये व्यवस्थाओं को जो बदला और इसका लाभ सीधा जो गांव और गरीब को मिला, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही इस सरकार की। और जो एक वर्ग कोशिश करता है बताने की कि हम खुश नहीं है, वो वर्ग ये भूल जाता है कि ईमानदार व्यवस्था से इस देश का अधिकांश जनता खुश है। जिस प्रकार से लोगों को बिजली मिली, एलपीजी सिलेंडर मिले, आज बैंकिंग व्यवस्था के साथ जुड़ने का मौका मिला, मुद्रा योजना से उनको पैसा मिलते हैं जिससे वो स्वावलंबी हो सकें, स्वयं रोजगार कर सकें, जिस प्रकार से महिलाओं को, कामगारों को आज सम्मान मिल रहा है, मुझे लगता है कि हमने अपने उद्देश्य को सामने रखते हुए काम किया है। अगर कुछ लोग उससे संतुष्ट नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी ये सरकार नहीं लेगी। जो ईमानदार व्यवस्था से जुड़ेगा उसकी पूरी जिम्मेदारी ये सरकार लेने के लिए तैयार है। आपने बिल्कुल एक लाइन खींची कि ईमानदार व्यवस्था से जुड़ना, और वाकई इंसान को ईमानदार व्यवस्था से ही जुड़ना चाहिए। सबसे पहले मैं जीएसटी से शुरू करता हूँ। जीएसटी की जो स्लैब दर है, क्या वो अत्यधिक है? क्योंकि मैं सिंगापुर गया था और मैंने वहां देखा कि जीएसटी की दर मात्र 5% थी। हम लगभग 18% लगाते हैं एज एन एवरेज, और कुछ गुड्स पे ज्यादा करते हैं और कुछ पे कम करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा स्लैब होना चाहिए? वैसे एवरेज लगभग 15.5% के हिसाब से स्लैब्स पहले तय किए थे, उसके बाद सैकड़ों आइटम एग्जेम्प्ट कर दिए गए, उनके रेट्स कम दिए गए। तो मैं समझता हूं आज के दिन अगर कोई एवरेज निकाले तो शायद वो 13-14% से ज्यादा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, भारत की जो आर्थिक स्थिति है और जो समाज में अलग अलग वर्ग हैं, उसमें एक वर्ग ऐसा भी है जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन और रात मेहनत कर रहा है, और एक वर्ग है जिसके पास बहुत बड़े बड़े आलीशान घर, मकान, पैसा, गाड़ी घोड़ा सब है। अब जब समाज में इतने सारे इतना डिफरेंसेस हो लोगों की आमदनी में, लोगों के खर्चे करने की एबिलिटी में, ऐसे में एक ही दर होना वास्तव में गरीबों के साथ अन्याय होगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो करोड़ों में कमाता है और कोई व्यक्ति जो लाखों में या हजारों में कमाता है, इन दोनों के बीच में अगर एक ही टैक्स होगा तो जो गरीब व्यक्ति, जिसका मैं समझता हूं आमदनी का लगभग 100% वो खर्चता है अपने दिनमर्रा के जीवन के लिए, उसको भी अगर उतना ही टैक्स लगा जितना कि एक करोड़पति को, जिसका 2-4% आमदनी का खर्च के जीवन बीतता है, बाकी इन्वेस्टमेंट में और सेविंग्स में जाता है, तो वो एक प्रकार से गरीबों के साथ अन्याय होगा। एक BMW कार या मर्सिडीज कार
या हवाई जहाज खरीदने वाले व्यक्ति के ऊपर जो टैक्स लगता है और जो एक गांव के गरीब पे, किसान पे टैक्स लगता है, उसमें स्वाभाविक है कि अंतर होना चाहिए। जो किसान पैदावार करते हैं उस पर तो हमने शून्य रखा है, 0 टैक्स रखा है, और ऐसे सैकड़ों चीजों पे 0 टैक्स या मात्र 5% टैक्स रखे हैं। कुछ ही आइटम है जिसको लग्जरी गुड्स या सिम गुड्स कहते हैं, जिसपे अधिक टैक्स रखने का सरकार ने निर्णय लिया, और ये देश की सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर ये सभी निर्णय लिए। और साथ ही साथ टैक्स रेट जो पहले थे उससे लगभग हर एक आइटम में आज टैक्स रेट कम है। जीएसटी के दायरे में क्या पेट्रोल और डीजल को लाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, और पेट्रोल डीजल की प्राइसेस जैसे बढ़ रही हैं, वैसे हमने सरकार की तरफ सुना कि सरकार इसके लिए एक दीर्घकालिक योजना बना रही है। वो दीर्घकालिक योजना सर क्या होगी? योजना क्या होगी वो तो जब तय हो जाएगी तभी बता पाएंगे, लेकिन जीएसटी में हर एक आइटम आए, ये इस पे कई बार मीटिंगों में चर्चा हुई है। जीएसटी में मैं समझता हूं कि आगे चल के जब अगली जीएसटी मीटिंग होगी उसमें इस विषय पे फिर से सभी राज्यों के साथ चर्चा करके, आप जानते हैं कि जीएसटी में अभी तक माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में बहुत ही सुचारू रूप से और कंसेंसस से, सबकी आम सहमति से सभी निर्णय लिए गए। तो आम सहमति बना के इस पे अगर निर्णय होता है तो मैं समझता हूं केंद्र सरकार इसका स्वागत करेगी। जहां तक पेट्रोल डीजल के कीमतों का सवाल है, इसमें भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके, ऑयल कंपनीज के साथ मिलके एक ऐसी नीति लाने के लिए कोशिश कर रही है जिससे समझो आगे और रेट बढ़ता है, कम होता है, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए, जिससे उपभोक्ता के ऊपर भी बहुत चोट ना हो, उनको भी सही दाम पे पेट्रोल डीजल मिलते रहे, लेकिन सरकारों को जो टैक्स मिलता है जिससे वो गरीबों की सेवा कर सके, जिससे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, दलितों की या बैकवर्ड क्लासेस की, अदर बैकवर्ड क्लासेस की समस्याओं को हल कर सके। आखिर युवाओं को स्कॉलरशिप देनी है, महिलाओं के लिए मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर देना है, मुफ्त में बिजली पहुंचानी है गांव-गांव, घर-घर तक। अब इन सब योजनाओं के लिए स्वाभाविक है टैक्स भी लगता है। तो इन दोनों को बैलेंस करते हुए, जिससे देश की विकास का काम भी चलता रहे, उपभोक्ताओं को लिए भी एक बेरेबल बर्डन हो, और टैक्सेस भी सफिशिएंट सेंटर और स्टेट्स को मिले जिससे विकास का काम अफेक्ट ना हो। पीयूष जी, आप ठीक कह रहे हैं, स्वाभाविक बात है कि इसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा, पर क्योंकि अब आपकी 20 राज्यों में अपनी सरकार है, तो क्या सहमति बीजेपी शासित राज्यों में इस विषय पर बन चुकी है या बन पाई? क्योंकि एक राजस्व बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टेट के लिए भी, और उनको भी अपना बजट उसके हिसाब से चलाना होता है। तो क्या जीएसटी काउंसिल का अभी तक का आप अगर सभी निर्णय देखें तो उसमें सभी राज्यों को स्वतंत्रता थी कि वो अपना अपना पक्ष रखें, वो कोई पार्टी लाइंस के ऊपर या पार्टी आइडियोलॉजीज पे निर्णय नहीं हुए जीएसटी में। और ये वास्तव में इस देश की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कुछ है तो जीएसटी, और जीएसटी को लागू करना सफलता से, और उसको इतने कम समय में, अब तो कुल मिलके 6 और 4, 10, 11 महीने हुए, विश्व में इतने बड़े मात्रा में, इतने बड़े देश में आज तक किसी देश ने साहस नहीं किया जीएसटी लाने का। आज भी चाइना, अमेरिका में कोई जीएसटी नहीं है, वहां हर राज्य के अलग अलग टैक्सेस हैं। छोटे देशों ने जरूर जीएसटी लागू किया है, पर इतना विशाल देश, 125 करोड़ की जनसंख्या, 29 राज्य, 7 यूनियन टेरिटरीज, ऐसी स्थिति में आज तक जीएसटी किसी ने लागू नहीं किया। और मैं समझता हूं ये सरकार का दृढ़ संकल्प भी था, निर्णायक नेतृत्व भी था, और एक लंबे समय के लिए भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने का हमारी प्रतिबद्धता थी कि हम इसको लागू कर पाए। साथ ही साथ वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जिस तरीके से आश्वस्त किया सभी राज्यों को कि जीएसटी लागू करने में आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। आपको याद है ये चर्चा तो कई वर्षों से चल रही है, लेकिन पहले कोई विश्वास नहीं करता था केंद्र सरकार पे रेवेन्यू में, लेकिन मोदी जी और जेटली जी पे राज्यों को, और कोई भी सरकार का राज्य हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी का, सबको इन पे विश्वास था, क्योंकि इनके कहने में और इनके करने में
कभी फर्क नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण जिससे एक विश्वसनीयता बनी, जो चिदम्बरम साहब के समय में जीएसटी ये सेंट्रल सेल्स टैक्स को घटाया था 4 से 3 से 2, उस समय की कांग्रेस की सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम कॉम्पेंसेट करेंगे इसके लॉस को 3 वर्ष के लिए, और 3 वर्ष के बाद जीएसटी आ जाएगा। तो 3 वर्ष तो कॉम्पेंसेट किया, लेकिन जीएसटी ला नहीं पाए। तो आगे भी फिर कॉम्पेंसेट करना चाहिए था। आखिर राज्य सरकारों को विश्वास कैसे बनेगा कि केंद्र सरकार अपने वचन को पालन करेगी? वो किया नहीं। तो जब हम सरकार में आए तो आपको जान के हैरानी होगी कि 20-25 हजार करोड़ रुपए हमारी भाजपा की एनडीए की सरकार को पुराने ड्यूज सीएसटी कॉम्पेंसेशन के पूरे करने पड़े। लेकिन सरकार एक कंटिन्यूइंग व्यवस्था होती है, सरकार बदलती भी है तो नई सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरा करे पुरानी सरकार का दायित्व। तो जो कांग्रेस ने खुद के समय में नहीं पूरा किया, वो हमारी सरकार ने उसका भी बोझा अपने ऊपर लिया। आज कई बार आप ट्वीट देखते हैं, एक तो पहले तो बकायदा झूठे फिगर्स पे ट्वीट होता है, लेकिन अब कौन समझाए, क्योंकि हम तो सोचते थे कोई वित्त मंत्री रहा है, कोई बड़ी पार्टी क्लेम करती है आगे विपक्ष का नेतृत्व करेगी, उसके अध्यक्ष हैं, हम सोचते थे शायद थोड़ी बहुत सूझबूझ समझ होगी। लेकिन अब ध्यान में आ रहा है कि देश की दूरदर्शा क्यों हुई 10 साल में। अगर इतनी कम समझ वाले लोग सरकार चलाते थे तो स्वाभाविक है कि इतनी दूरदर्शा भी मिलेगी भाजपा को जब हमारी सरकार आए। तो वो ये नहीं समझ पाए कि लाखों करोड़ रुपए जो उन्होंने ऐसे छोड़ रखे थे जब 14 में हमारी सरकार आई, उसका भुगतान करने के लिए भी हमें टैक्स कलेक्ट करके भुगतान करना पड़ रहा है। तो वो भूल जाते हैं ये बताना कि हमने सब्सिडी ऑयल कंपनीज का कभी पूरा किया ही नहीं था। भूल जाते हैं बताना कि जीएसटी में हमने कॉम्पेंसेशन पूरा किया ही नहीं था। और ऐसे इतनी सारी योजनाओं में जब हम देखते हैं कि असलियत पहले क्या थी और जब हम आए तो हमें क्या मिला, वो जब देखते हैं तो ध्यान आता है देश को और जनता को कि कैसे कठिन परिस्थितियों में आर्थिक स्थिति को मोदी जी और जेटली जी ने सुधारा है। एक बड़ा सवाल सर, चिदम्बरम जी ने एक फॉर्मूला दिया है अभी हाल ही में। उनका फॉर्मूला ये है कि 25 रुपए के रेट पे पेट्रोल और डीजल दोनों मिलेगा। तो मतलब उनका इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करने का आपका कोई इरादा है कि नहीं एज ए वित्त मंत्री, क्योंकि वो भी फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। मैंने अभी वही कहा कि अगर इतनी समझ है पूर्व वित्त मंत्री को, तो भगवान ही इस देश को बचाए इस प्रकार की सोच से। मैं समझता हूं एक एलिमेंट्री व्यक्ति सड़क पे भी किसी को पूछ लो तो वो भी समझ पाएगा कि इसमें कितनी बेबुनियाद बात पूर्व के वित्त मंत्री कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि यही कैलकुलेशंस कर करके इस देश का ही नुकसान नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया और देश की जनता के साथ छल किया कांग्रेस की सरकार ने, वो आज उजागर हो रहा है और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र दलों को जरूर जनता देगी। आपने कहा कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा, खामियाजा उन्होंने भुगता भी है। 5 साल के लिए सरकार से भी बाहर हुए, अब 2019 में फिर से इलेक्शन होंगे। 2019 के लिए सर 365 दिन बाकी हैं, आज से मिला लें। अगर हम 26 फरवरी को अगर एक मार्किंग डे माने और शपथ ली थी उस दिन मोदी जी ने, तो 26 मई, माफ कीजिएगा 26 मई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगले 26 मई के लिए आपकी एज ए इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट क्या प्लानिंग होगी कि अब की बार फिर मोदी सरकार आए? मैं समझता हूं जिस प्रकार से काम हुआ है 4 वर्ष में, और उस विषय में कल माननीय अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के सामने प्रेस के माध्यम से पूरी प्रेजेंटेशन भी देंगे क्या क्या हुआ है 4 वर्ष में। मैं स्वयं बताऊं तो जब मैंने भी उसकी कॉम्पिलेशन देखी, अभी मेरे पास भी एक कॉपी आई थी, तो वास्तव में ध्यान नहीं आता है कि इतने सारे मोर्चों पे, इतने सारे विषयों में, इतनी सारी योजनाओं के द्वारा देश में बदलाव हुआ है, देश के काम करने के ढंग में, देश की सोच में बदलाव हुआ है। एक प्रकार से हम अपना काम जनता के सामने रखेंगे कि जिस एक परिवार ने 48 वर्ष सरकारें चलाई, एक परिवार ने 48 वर्ष सरकारें चलाई, और जिस दूरदशा में इस देश को छोड़ के हमें मिला,
जिस प्रकार से गरीबी, जिस प्रकार से कुपोषण, जिस प्रकार से पूरे देश में आधारभूत ढांचा सुविधाएं की कमी थी, जिस प्रकार से आर्थिक समस्या देश के सामने जूझ रही थी, मैं समझता हूं 4 वर्ष में जो काम हुआ है वो ऐतिहासिक है। 48 सालों में इतना काम नहीं हुआ जितना 48 महीनों में इस सरकार ने विकास किया है इस देश का। जनता इसको भली भांति देखती है, जानती है। जनता को ये भी ध्यान में आता है कि कौन ईमानदार नेतृत्व दे सकता है, कौन किसके ऊपर जनता का विश्वास है। और जनता ये नहीं चाहती है कि 12 प्रधानमंत्री वाला गठबंधन, जो अभी अभी नकवी जी बता रहे थे, जो अटल जी ने एक बड़ा फेमस बात रखी थी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। मैं समझता हूं जनता और ऐसी अनिश्चितता के दौर से नहीं गुजरना चाहती है। आपने देखा था देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री बने क्या हुआ, गुजराल, चंद्रशेखर, चरण सिंह, मतलब लाइन में इतने सारे उदाहरण हैं कांग्रेस के काम करने के ढंग के ऊपर। अभी अभी कर्नाटक में भी उप मुख्यमंत्री ने अभी से बताना शुरू कर दिया, हमने कोई 5 साल के लिए थोड़ी इनको कंधा दिया है, ये तो चंद महीनों के ही मेहमान है। तो ये तो कांग्रेस के काम करने का ढंग पूरी देश के सामने है, परिचय है। और जहां तक हमारे 365 दिन का सवाल है, हमने कभी कोई काम चुनाव के हिसाब से निर्णय नहीं लिया। हमारी सरकार दिनों रात जनता की सेवा में लगी हुई है। हम काम करते रहेंगे, जब चुनाव आएगा तो चुनाव अच्छे तरीके से लड़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछली बार 330 सीट एनडीए की आई थी, अब उससे अधिक सीट लेके आएंगे। और भाजपा की 282 सीट आई थी, हम 300 से अधिक सीट लाके इस देश में एक स्थिर सरकार, एक मजबूत नेतृत्व वाली, निर्णायक नेतृत्व वाली सरकार, ईमानदार सरकार फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में देश को देंगे। मुझे नारा समझ में आ गया है सर, 48 साल बनाम 48 महीने, यही नारा सोच तो नहीं रह गई। ये अभी हमारे 4 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके लिए तो हम कह ही रहे हैं जनता को कि आप खुद सोच लो कि 48 वर्ष एक परिवार ने काम किया, उसमें आपको क्या मिलता था? कोयले के आवंटन में घोटाला, स्पेक्ट्रम में घोटाला, अंतरिक्ष देवाश में घोटाला, उसमें बैंकों के लोन सब राजनीतिक हस्तक्षेप से गलत लोगों को, फ्रॉडिया लोगों को दिए जाते थे, जो आज हम सब उजागर करके देश के सामने रखते हैं, जिसमें न्यूज एक्ट ने भी बड़ा देश सेवा का काम किया। जिस प्रकार से 48 वर्षों तक क्रोनी कैपिटलिज्म चलता था, जिस प्रकार से 48 वर्ष तक एक ही सरकार का परिवारवाद चला, और बाकी सब आप जितने लोगों को इस मंच पे बुला रहे हो, उन सबको पता है जिस दिन हम पार्टी ज्वाइन करते हैं कि हमको तो नंबर 2, 3, 4, 5, 10 ही रहना है, क्योंकि नंबर 1 स्पॉट तो बुक्ड है। और अगर कोई नंबर 1 स्पॉट पे किसी और को कभी मौका मिल जाए तो तुरंत परिवार उसको गिराने के लिए लग जाती है, जिसका बहुत उदाहरण हम सबके सामने है। तो मैं समझता हूं कि 48 वर्ष के एक परिवार के रूल से जनता और देश त्रस्त है। और ये बदलाव जो 4 साल में जनता ने महसूस किया है, स्वयं देखा है, उस पर जनता फिर एक बार मोदी जी को इस देश की कमान संभालने के लिए देगी। और 5 साल एक ईमानदार व्यवस्था, जिसमें हमने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक हर घर, हर परिवार का अपना घर हो, उस घर में 24 घंटे बिजली मिले, उस घर में अच्छा पेयजल हो, उस घर में शौचालय हो, उस घर में पहुंचने के लिए, गांव के लिए सड़क हो, अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं माता बहनों को मिले, अच्छी शिक्षा हमारे युवा युवती भाई बहनों को मिले, एक जीवन में बदलाव, जो अब्दुल कलाम जी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा था कि शहरों के सुधार से ही सिर्फ देश नहीं चल सकते, हमें शहरों का भी सुधार करना है, लेकिन शहरों की सुविधाएं गांव तक पहुंचानी है। ये हमारी संकल्प है। और इस संकल्प को जब 75 वर्ष आजादी के होंगे, हम पूरा करके, जैसे हमने अभी तक 4 वर्ष में हर संकल्प को पूरा किया, वैसे ही आगे 2022 में एक नई विकास की लहर के साथ ये देश आगे बढ़ेगा। आपने गांव की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि एग्रीकल्चर ग्रोथ पिछले 4 साल में कहां रहा और आगे के लिए आपका क्या प्लान रहेगा, क्योंकि ये एक एरिया कंसर्न रहा है। अभी अभी बजट में माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने घोषणा की, जो हमारी पार्टी का सपना था कि 1.5 गुना
जो लागत है उसका किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में मिले, और अभी अभी जो क्रॉप आएगा उससे ही हम शुरू करने जा रहे हैं। 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले हमारे किसान भाइयों बहनों को। और मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ कुछ इलाकों में जरूर कम रहा क्योंकि वहां बारिश की समस्या रही। उसके लिए जो अलग अलग पहलू पे इस सरकार ने काम किया, जैसे कि एग्रीकल्चरल लोन, किसानों का क्रॉप लोन ऐतिहासिक 11 लाख करोड़ इस वर्ष के लिए तय किया गया। जिस प्रकार से फसल बीमा योजना में हर एक को सुनिश्चित किया गया है कि पूरी पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ परसेंटेज ऑफ योर लॉस। पहले 50% लॉस जब तक नहीं होता था कुछ भुगतान नहीं होता था, अब 33% पे ही भुगतान होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से ई-नैम के माध्यम से पूरे देश की मार्केट एक बने, जिससे अगर एक इलाके में अच्छा दाम मिलता है तो किसान उसको दूसरे जगह पे अच्छे दाम पे बेच सके। जिस प्रकार से हमने कोशिश की है कि कृषि विकास केंद्र और प्रोएक्टिव होके नई टेक्नोलॉजी के साथ किसान को जोड़े। पहली बार शायद 4 वर्ष बीते होंगे कभी आपको फर्टिलाइजर के लिए, खाद के लिए किधर सड़कों पे किसान को आना नहीं पड़ा। सिंपल सोल्यूशन, हमने नीम कोटिंग 100% फर्टिलाइजर पे की, जिससे फर्टिलाइजर किसान के सेवा में लगा बजाय के चोरी से केमिकल फैक्ट्री में जाने की, जो पहले होता था। आपको तो हैरानगी होगी, जब हम आए तो रिस्ट्रिक्शन था कि नीम कोटिंग इतने प्रतिशत से ज्यादा खाद पे नहीं कर सकते। हमें समझ नहीं आया कि रिस्ट्रिक्शन डाला क्यों था। आखिर अगर कोई अच्छी चीज हो रही है जिससे नीम कोटिंग से ये चोरी नहीं होगा और केमिकल फैक्ट्री के बदले किसान को जाएगा, उसमें लोग रोकना, मतलब पिछली सरकार चाहती नहीं थी कि खाद किसान को मिले, चाहती थी कि चोरी हो। और अब तो सामने आया कि एक राजस्थान के बहुत बड़े नेता के परिवार में इस प्रकार की चोरी होती थी कि फर्टिलाइजर किसानों को देने के बदले फर्जी बिल काट के उसको एक्सपोर्ट किया जाता था और फिर इंपोर्ट किया जाता था। तो सस्ता किसान का जो फर्टिलाइजर है वो किसान को देने के बदले आप री एक्सपोर्ट कर दो कोई और नाम से और फिर उसको इंपोर्ट करो महंगे दरों पे। इस प्रकार के घोटाले तो देख देख के मुझे लगता है देश ही परेशान हो गया है कि पहले सरकार चलती थी या सिर्फ घोटाले चलते। पीयूष जी, चलते चलते 2 सवाल आपसे फौरी तौर पर पूछना चाहूंगा। पहला ये कि जनता जानना चाहती है कि आप पेट्रोल डीजल में फौरी तौर पर कोई राहत सरकार देने जा रही है कीमतों में। देखिए, सरकार की दायित्व रहता है कि जनता की आशाएं अपेक्षाओं पे पूरा खरा उतरे, और स्वाभाविक है कि हम पूरी सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं कि ये क्या सस्टेनेबल इंक्रीज हुआ इंटरनेशनल प्राइसेस पे या कुछ दिनों के लिए। कुछ कारण थे, जैसे वेनेजुएला में इलेक्शन हो रहा था, इसी समय में कुछ ओपेक ने प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्शन लागू किया था, तो अलग अलग कारण सामने हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और वित्त मंत्रालय सब मिलके इसमें एक लॉन्ग टर्म का विजन रखते हुए चिंता कर रही है, चर्चा कर रही है, और जैसा रविशंकर जी ने उस दिन कहा, इस पे लंबे समय के लिए किस प्रकार से देश में नीति होनी चाहिए और इसके साथ साथ जुड़े हुए और कौन सी नीतियां इस देश के लिए अच्छी हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस सरकार ने बहुत बल दिया कि भारत बजाय के रुकता रहे कि बाकी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पहल कर ले और फिर हम सिर्फ बैठ के इंपोर्ट करें। क्या भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस बन सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के? क्या हम प्रोत्साहन कर सकते हैं कि देश में आज गाड़ियां बहुत बड़े पैमाने पे बिकती हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा बिके? क्या हम कोशिश कर सकते हैं जहां जहां पे लीकेजेस हो रही हैं, डीजल कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, उसमें हम नियंत्रण ला सकते हैं क्या? और उसके बदले इलेक्ट्रिसिटी या अलग अलग तरीके या मोर एफिशिएंट चीजें यूज हो। आप जानते हैं रेलवे में हम लगे हुए हैं कि ऑप्टिमाइज करें कि इलेक्ट्रीफाई हो जाए पूरा रेलवे। उदाहरण करने से डीजल में लगभग 16,000 करोड़ की, 13 से 16,000 करोड़ की बचत, जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं तो बचत भी हमारी बढ़ेगी। तो अलग अलग तरीके से देश में राहत मिले और कीमतों की बोझ जनता पे ना पहुंचे, उसके लिए हम काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे ऐसी भी कुछ पॉलिसीज थी जैसे कि डीजल की टावर्स जनरेटर्स में चलते थे जिनकी कंजम्पशन 200% थी,
क्योंकि उसमें डीजल की चोरी भी इतनी होती थी। तो ऐसी चीजों को आपको लगता है आप चेंज कर पाएंगे? चलिए, आज आपने मेरा यहाँ आने का लाभ हो गया। एक आइडिया जो अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया था, तो अब इसमें आज जाते ही इसमें भी लोगों को लगा देता हूँ इस काम पे। बड़ा वेरी गुड पॉइंट। टेलीकॉम टावर्स देश भर में बहुत है। एक जमाना था जब बिजली की कमी रहती थी तो शायद डीजल की उनको जनरेटर वगैरह की बैकअप की जरूरत रहती थी। मैं समझता हूं समस्या, कोई बिजली की समस्या देश में है नहीं, तो हम उनसे बात भी करेंगे कि अगर उनको थोड़ा सा स्टोरेज रखना पड़े तो बैटरी रख सकते हैं, लेकिन आराम से उनको इलेक्ट्रिसिटी गारंटीड हो सकती है। ट्रांसमिशन टावर्स को भी यूज कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, उनको अनइंटरप्टेड सोलर पावर सप्लाई के लिए सोलर सिस्टम लग सकता है बैटरी बैकअप के साथ। तो अगर कोई कभी जाए भी बिजली तो बैटरी से, उसमें थेफ्ट भी 100% है, मतलब कंजम्पशन से के हिसाब से डबल कंजम्पशन करते हैं। और सूरज की रोशनी का थेफ्ट तो हो नहीं सकती। एक मिनट, मैं आप दोनों से माफी मांगूंगा। मंत्री जी को बहुत लेट हो रहा है और उन्होंने प्लीज मैं सिर्फ चलते चलते आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपको लेट नहीं करना चाहता हूं। सिर्फ ये बता दीजिए कि ट्रेनों का लेट चलना कब बंद हो जाएगा? ये अच्छा सवाल पूछा आपने, और हम सब चिंतित हैं ट्रेनों के लेट चलने से। लेकिन मैं भारत की जनता से बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब हमारी सरकार आई तब हमारे सामने दो ऑप्शंस थे। एक तो जो पहले व्यवस्था चल रही थी जिसमें समय पे ट्रैक रिन्यूअल नहीं होता था, ट्रैक रिपेयर नहीं होता था और मेंटेनेंस को बहुत कॉम्प्रोमाइज किया जाता था, जिसके कारण एक्सीडेंट्स भी होते थे, सेफ्टी रिकॉर्ड खराब चलता था। वो व्यवस्था चलते रहने देनी चाहिए थी, या हमने कोशिश करके पुराना जितना बैकलॉग था रिपेयर्स का उसको पूरा करके ट्रेन सिस्टम को एक सुधार और सुरक्षित बनाना। हमने मार्ग ढूंढा कि सेफ्टी कम्स फर्स्ट, हमारे यात्रियों की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको जान के खुशी होगी, पिछला जो वर्ष गया 17-18, उसमें सबसे कम कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं। 78 डबल डिजिट में कई वर्षों बाद आया। इतनी बड़ी व्यवस्था, दिन में 20-22 हजार ट्रेनें चलती हैं रोज, उसके बावजूद सिर्फ 78 एक्सीडेंट्स। और हमारी कोशिश है कि इसको कैसे टुवर्ड्स जीरो लेके जाए, और उसके लिए अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग सब देश में मैन हो जाए, या उसमें सबवे या ओवरहेड वो बने। किस प्रकार से जितना ट्रैक रिन्यूअल का बैकलॉग है मार्च 19 तक पूरा हम मेकअप करें। जहां 2,500 किलोमीटर हर वर्ष ट्रैक चेंज होता था, पिछले वर्ष हमने 4,400 किलोमीटर रिप्लेस किया खराब ट्रैक। इस वर्ष भी लगभग 4,500 किलोमीटर रिप्लेस करेंगे, जो ऐतिहासिक है, इतना लेवल पे कभी नहीं होता। उससे जितना बैकलॉग जो कई सालों से चले आता था, हमें विरासत में मिला, वो पूरा बैकलॉग मेकअप कर लेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन होगी पूरे सिस्टम की, तो उससे भी एक सेफ्टी का एस्पेक्ट बढ़ेगा और ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी, जिससे समय पे पहुंच पाएंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2007 में शुरू हुआ, पर 14 में जब हम आए मात्र 20% कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, जमीन भी नहीं हासिल की गई। आज 98% जमीन हमारे हाथ में है। 2% के लिए भी मैं राज्य सरकारों से चर्चा करके जल्दी हासिल कर लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट लगभग 90-92% कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए हैं। तो हमने जो तेज गति से विकास किया, और आपको जान के हैरानी होगी कि ये 5 वर्ष मोदी सरकार में जितना कैपेक्स, जितना इन्वेस्टमेंट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ है, वो शायद पिछले 50 साल के बराबर है। चलिए, आपने हमसे बात की, आपसे बात लगातार करते रहने का मन करता है। आप इतनी दिलचस्पी से बात करते हैं। मैं अपने दर्शकों की तरफ से, चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आने के लिए